अगर आप भी अपना मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 में देने जा रहे हैं तो आप सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का दूसरा चैप्टर है उसके 5 प्रश्न जरूर से याद कर लें, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चनों को लिए हुए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल इसमें से एक क्वेश्चन जरूर से रहता है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। यानी कि जो भारतीय कृषि है इसके प्रमुख 5 विशेषताओं के बारे में हमको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा 1 नंबर टॉपिक, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसमें लिखिएगा कि भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। यानी कि जो भारतीय कृषि है वह आर्थिक जीवन का प्राण है। आगे लिखिएगा कि भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। यानी कि जो भारत के लोग हैं उसमें से 2/3 जो ऐसे लोग हैं जो कि कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि कृषि पर आधारित हैं, है ना। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा 2 नंबर में कि यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन से ही प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ की जो विशाल जनसंख्या है वहाँ उसके लिए भोजन जो है कृषि से ही प्राप्त होता है। यानी कि कृषि के माध्यम से ही लोग यहाँ पे भोजन करते हैं। यानी कि जितना भी जनसंख्या भारत का, यहाँ पे जितनी विशाल जनसंख्या होने के बावजूद भी कृषि से ही भोजन उनको प्राप्त होता है ना। अगला पॉइंट में लिखिएगा 3 नंबर पॉइंट में, देखिए क्या लिखिएगा कि यहाँ की कृषि से कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ की जो कृषि है वहाँ से कच्चे माल उद्योगों के लिए प्राप्त करते हैं। यानी कि जो कृषि के माध्यम से ही कच्चे मालों का जो उद्योग वाले धंधे हैं वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि कपास के लिए सूती वस्त्र, यानी कि जो कपास का कृषि होता है वह किसके लिए होता है, तो वह सूती वस्त्रों के लिए होता है। यानी कि जो सूती वस्त्र बनाने वाला उद्योग है वे सभी यहाँ से खरीद के ले आते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ कि गन्ना से चीनी, यानी कि जो चीनी उद्योग है वह कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करता है, वह गन्ना की खेती से प्राप्त करता है, जो कि कृषि से आता है ना। वैसे ही जूट से जूट के उद्योग और अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की कच्चे माल देते हैं। यानी कि जो कृषि है इससे कच्चे माल प्राप्त होते हैं, किसके लिए, तो उद्योगों के लिए। जैसे कि रसदार फल, जेली, जैम स्वतंत्र उत्पादन के लिए आधार प्राप्त करते हैं। इसी तरह की कृषि उद्योगों की मजबूती प्रदान करती है। यानी कि जो हम खाते हैं रसदार फल यानी जेली या फिर चॉकलेट जो भी बनते हैं, किससे बनते हैं, वे कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त करते हैं कहाँ से, उद्योग कृषि से प्राप्त करते हैं, फलों की कृषि से प्राप्त करते हैं, या फिर बागवानी की जो कृषि होती है वहाँ से प्राप्त करते हैं रसदार फल, है ना। वैसे ही है गन्ना प्राप्त करता है, जो चीनी उद्योग है वह गन्ना प्राप्त कहाँ से करता है, वह भी कृषि से प्राप्त करता है ना। आगे लिखिएगा 4 नंबर पॉइंट देखिए 4 नंबर पॉइंट में लिखिएगा कि यहाँ की जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। यानी कि देखिए जो हमारा भारत है यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, अलग अलग धरातल है, अलग अलग मिट्टी है, जिसके कारण बहुत से जगहों पर विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। यानी कि जो हमारी कृषि है इसमें भी विविधता है। यानी विविधता कहने से मतलब कि भिन्नता है ना। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है चाय की, गन्ने की, मोटे अनाज की और कुछ अन्य तिलहनी उत्पादों को विश्व में अग्रणीय स्थान है। यानी देखिए जो हमारा भारत है यह बहुत से मोटे अनाज उगाता है, साथ ही तिलहन भी उगाता है, चाय भी उगाता है और गन्ना भी उगाता है, और यह तो विश्व में कहीं कहीं प्रथम स्थान यानी कि अग्रणीय स्थान भी रखता है ना। इसीलिए जो है जो तिलहन है, गन्ना है ना, ये सभी जो कृषि से प्राप्त किए जाते हैं, और जो हमारा भारत है विश्व में अग्रणीय स्थान भी रखता है बहुत से फसलों का उपज करने में, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 4, यहाँ पे हो गया। आगे लिखिएगा 5वां में, देखिए 5वां पॉइंट बना के लिखिएगा कि भारतीय आय में राष्ट्रीय कृषि का मुख्य योगदान देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। यानी कि जो कृषि है वह हमारे इकोनॉमी में भी, यानी कि भारतीय कृषि जो है वह राष्ट्रीय आय, यानी कि जो भारत का जो आय है, यानी कि हमारे देश का आय है उसमें 24% कहाँ से आता है, तो वो आता है कृषि से। तो आप इसको याद रखिएगा कि हमारे 24% यानी कि जो भी 24% जो है
वह कृषि में योगदान करते हैं किसान हमारे देश के कुल आय में, है ना, कितना, तो 24%। इसको आप याद रखिएगा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह जितने भी टॉपिक बताए, अगर आप ऐसे ही टॉपिक बना के लिखते हैं, अगर आपको यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको 5 में 5 नंबर जरूर मिलेगा, है ना। तो आप इसको जरूर से अपना जो है टॉपिक बना के लिखिएगा जैसे हम आपको लिखाए। और आपके पास इसका दूसरा आंसर है और आपको वह आंसर याद है तो आप उसी को याद रखिए, है ना। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तब हम जो बताए हैं उसको याद कीजिए, है ना। यानी कि आपको जो अच्छा लगे, जो आंसर अच्छा लगे वो याद कर लीजिए, लेकिन जो लिखने का तरीका रहेगा जो हम यहाँ पे बताए हैं वैसे ही लिखिएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, यह जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम आपको शुरू में ही बताएं कि हम इस वीडियो लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन लेंगे, इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे बहुत ही अच्छे प्रश्न रहेंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न रहेंगे और इनकी जो है आने की संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अधिक रहेगी, है ना। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि कपास उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक दशाएं, यानी कि जो कपास का उत्पादन है उसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं वह उसके बारे में पहले जान लीजिए। उसके बाद आप जानिए कि महाराष्ट्र में क्यों प्रमुख रूप से जो है उत्पादन किया जाता है कपास का। देखिए ऐसे ही लिखिएगा आप जैसे हम लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा उत्तर और उसमें लिखिएगा कपास उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। और 1 नंबर लिखिएगा कि औसत मासिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यानी कि जो कपास का उत्पादन है उसके लिए कितना तापमान चाहिए, तो वह चाहिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा कितना होना चाहिए, तो वह है 75 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच। अगला जो है 210 दिन में पाला रहित होना चाहिए, यानी जो 210 दिन है, 210 दिन यह जो है पाला रहित होना चाहिए, यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए, है ना। आगे देखिए, आगे 4 नंबर लिखिएगा, 4 नंबर पॉइंट बना के लिखिएगा कि काली मिट्टी सर्वोत्तम एवं जो काली मिट्टी है वो वह चाहिए किसके लिए, तो कपास के लिए। आगे लिखिएगा कि सस्ते पर्याप्त श्रमिक, यानी कि जो कपास की कृषि कीजिएगा आप तो उसमें क्या चाहिए, सस्ते श्रमिक भी चाहिए और उपयुक्त सभी भौगोलिक दशाएं चाहिए जो कि महाराष्ट्र में उपलब्ध है। इसीलिए जो है महाराष्ट्र जो है अग्रणीय है या फिर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपका जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना आपको जरूर मिल जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतीय अर्थतंत्र में कृषि का निम्नलिखित महत्व है। 1 नंबर में लिखिएगा कि भारत की 70% आबादी रोजगार और आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है, यानी कि जो 70% आबादी है भारत की वह किस पे आधारित है, तो वह कृषि पर आधारित है, यानी कि आश्रित है ना। आगे लिखिएगा 2 नंबर पॉइंट बना के लिखिएगा, जैसे हम पॉइंट बना के लिख रहे हैं वैसे ही आप लिखिएगा तो आपका जो एग्जामिनर है एक भी नंबर नहीं काटेगा, है ना। देखिए 2 नंबर में लिखिएगा कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान 22% ही है, यानी कि जो 22% का योगदान है भारतीय राष्ट्रीय जो भारत की आय है उसमें 22% की योगदान रखता है कौन, तो कृषि क्षेत्र, है ना। आगे लिखिएगा 3 नंबर में कि कृषि उत्पाद से ही देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति होती है, अगर ऐसा न हो तो खाद्यान्न आयात करना पड़ेगा, है ना, यानी कि उपलब्ध है। देखिए अगर कृषि भारत में नहीं की जाए तो इतनी बड़ी जनसंख्या जो हमारे देश में है इसके लिए खाद्यान्न का आपूर्ति नहीं होगा और इसके लिए हमको आयात करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि आयात और निर्यात में क्या अंतर है। देखिए आयात कहने का मतलब यहाँ पे देखिए आयात कहने का मतलब कि मंगाना पड़ेगा और निर्यात करने का मतलब कि हम अपने देश में हमारे देश में वह जो वस्तु है या फिर वह खाद्यान्न है या फिर कोई भी चीज़ है अधिक मात्रा में हो गया है तो हम दूसरे देश से बेच रहे हैं, यानी कि व्यापार कर रहे हैं। और आयात की मतलब कि हमारे देश में उस पदार्थ की कमी है तो हम आयात यानी कि मंगा रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला जो टॉपिक में क्या लिखिएगा आप। अगला 4 नंबर टॉपिक है, इसमें लिखिएगा कि कृषि के अनेक उत्पादों में भारत विश्व में प्रथम, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है।
यानी कि कृषि के अनेकों उत्पाद ऐसे हैं जिसमें जो है भारत अग्रणीय है, कहीं पे प्रथम स्थान में है तो कहीं पे द्वितीय स्थान में है, कहीं पे तृतीय स्थान में है। अगला टॉपिक में लिखिएगा कि अनेक कृषि उत्पादों का भारत निर्यातक है जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम आपको बताएं कि अनेक कृषि उत्पादों का भारत जो है निर्यात करता है, यानी कि दूसरे देशों को देता है और विदेशी मुद्रा जो है उसको प्राप्त करता है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक 5 नंबर तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है 6 नंबर, इसमें लिखना है, इसमें लिखिएगा आप कि कृषि ने अनेक उद्योगों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया है। यानी जो कृषि है वह अनेक उद्योगों को विकसित होने का, यानी कि फलने फूलने का अवसर प्रदान किया है। मान लीजिए अगर किसान लोग गन्ना का कृषि ना करें तो जो है कृषि मिल जो है, गन्ना मिल है, यानी जो गन्ना का उद्योग लगाया गया है, चीनी फैक्ट्री, वह कैसे चलेगा। इसीलिए जो है जो कृषि है वह अनेक उद्योगों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, यानी कि प्रदान किया है और करता भी है। तो अगर आप इतना लिख देते हैं इस क्वेश्चन में, है ना, तो आपको जो है पूरा में पूरा नंबर जरूर मिल जाएगा, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, क्या बोल रहा है प्रश्न कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप अपने भाषा में लिख सकते हैं या फिर जैसा हम बता रहे हैं वैसा भी लिख सकते हैं। आप जैसे सूटेबल है उसको ऐसे लिख लीजिएगा, है ना। लेकिन यह क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, जैसे भी आपको याद करना हो, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि 1960 से 1970 के दशक में कृषि में सुधार के अंतर्गत एक पैकेज लाया गया, यानी कि एक प्रस्ताव लाया गया, फिर एक पैकेज पारित किया गया, है ना। आगे लिखा है कि जिसमें गेहूं के कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि जो सबसे पहले कौन सा कृषि के लिए इसको प्रयोग किया गया तो वह गेहूं के कृषि के लिए, यानी गेहूं की खेती के लिए। आगे लिखिएगा कि इसके अंतर्गत संकर किस्म का उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उत्पादन प्रयोग कर खाद्यान्न में अप्रत्याशित वृद्धि की गई। यानी कि देखिए यह जो किया गया इसमें किसका प्रयोग किया गया, यहाँ देखिए इसमें उन्नत किस्म के बीजों को लाया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, सिंचाई का प्रयोग किया, कीटनाशक का प्रयोग किया गया, और तब जाके जो है जितना हमको मतलब संभावना नहीं था कि इतना उत्पाद हो सकता है, यानी कि अप्रत्याशित, यानी कि जिसको हमको नहीं पता था कि इतना भी हम उगा सकते हैं, उतना जो है हमारा जो है कृषि से गेहूं का फसल उगा, है ना। यानी कि उसमें बहुत ही वृद्धि हुई, जो उत्पाद हुआ उसमें बहुत ही वृद्धि हुई, है ना। मान लीजिए कि पहले इतना हम गेहूं उगाते थे इतना सा खेत में, है ना, लेकिन जब हम इसमें उन्नत किस्म के बीज डाले इतना ही खेत में तो हमको कितना गेहूं मिला, तो हमको मान लीजिए इतना गेहूं मिला, है ना। तो यही बोल रहा है कि अप्रत्याशित, यानी कि हमको वहाँ पे विश्वास नहीं था कि हम इतना भी उगा सकते हैं, उतना हमको मिल गया एक ही बार में, है ना। किससे मिल गया, तो हम लोग उसमें क्या क्या प्रयोग किए, तो हम लोग उसमें प्रयोग किए उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई और कीटनाशक का, है ना। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है तथा खाद्य सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित हुआ, यानी नील का पत्थर साबित हुआ, यानी कि जो यह प्रयोग किया गया, है ना, रासायनिक खाद का, सिंचाई का, कीटनाशक और उन्नत किस्म के बीजों का, यह जो है बहुत ही अच्छा साबित हुआ किसमें, तो कृषि खाद्य सुरक्षा में, है ना। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ कि इस क्रांति को आगे बढ़ाने में सहकारित विभागों पर भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया, यानी कि जब यह क्रांति की गई उस समय क्रांति आया तब इसमें सहकारी विभागों पर भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया। आगे लिखा हुआ कि हरित क्रांति से फसलों के पैदावार में काफ़ी वृद्धि हो गई और इससे साधन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया। यानी कि जब हरित क्रांति आई तो काफ़ी पैदावार हुआ और जो भारत है वह आत्मनिर्भर बन गया किसमें, तो जिस फसल का जो है उस समय उत्पादन किया गया वह उसमें जो है भारत आत्मनिर्भर बन गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है उत्पाद हुआ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैदावार हुआ, यानी कि बहुत से ज़्यादा फसल जो है अच्छा वृद्धि किया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ना। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तो आप इसको भी जरूर से लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।